खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। हालात हाजरा लेकर हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को खिताब करते हुए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने मोदी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। मजमूई तौर पर सदर जमहूरिया ने वही बातें कहीं जो इंतखाबात में बीजेपी ने आवाम से वादे किए थे। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार महंगाई कम करेगी, रोजगार बढ़ाएगी। सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान में बदनवानी के लिए कोई जगह नहीं है और हुकूमत ब्लैक मनी को वापस लाएगी। प्रणब मुखर्जी ने अपने खिताब में मुसलमानों को बराबरी का मौका देने की बात कही है। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने कहा है कि सदर जमहूरिया के खिताब में कोई नई बात नहीं थी। मोदी हुकूमत ने जो सपने दिखाए हैं वो उसे कैसे पूरा करेंगे, इसका कोई ठोस जवाब सदर जमहूरिया के खिताब में नहीं मिला। सवाल यह है कि जिस हुकूमत के अक़लियती वजीर मुसलमानों को अक़लियत मानने के लिए तैयार नहीं, जो सच्चर कमेटी को झुटलाती हो और मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालफत करती हो, सवाल यह है कि मुल्क का अक़लियती तबका ऐसी हुकूमत पर कैसे यकीन करे। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मक़दम है। इनके अलावा हमारे साथ बीजेपी के उत्तर प्रदेश के तर्जुमान मनोज मिश्रा साहब भी लखनऊ से गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे फोन लाइन के जरिए, और हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान अनीस दुर्रानी साहब भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे, और दरमियान में हमारे साथ सीनियर सहाफी और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कासिम रसूल इलियास साहब भी गुफ्तगू में फोन लाइन के जरिए दिल्ली से शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अपने खुतबे में नई हुकूमत के मंसूबों का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि महंगाई दूर करना और गरीबों की खिदमत सरकार की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की कि नए हिंदुस्तान में बदनवानी के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए सरकार ने SIT बनाई है और हुकूमत काला धन लाने के लिए पुरअज़्म है। सदर जमहूरिया ने हर कुंबे को पक्का मकान और टॉयलेट मुहैया कराना सरकार की तरजीहात में शामिल बताया। प्रणब मुखर्जी ने सुमित्रा महाजन को बिला मुकाबला लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मुसलसल 2 मरतबा खातून स्पीकर का होना मुस्बत इशारा है। सदर जमहूरिया के खुतबे पर ऐवान में 10 और 11 जून को बहस होगी। Containing food inflation will be the topmost priority for my government. There would be an emphasis on improving the supply side of various agro and agro-based products. My government will take effective steps to prevent hoarding and black marketing. It will reform the public distribution system, incorporating best practices from the states. My government is determined to rid the country of the scourge of corruption and the menace of black money. As a first step in this direction, the government has already constituted a SIT to unearth black money stashed abroad. This will be followed by vigorously by proactively engaging with the foreign governments. सदर जमहूरिया के खुतबे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने कहा कि उम्मीदों की बात तो की गई है, देखते हैं कि सरकार अपने वादे कैसे पूरे करती है। राष्ट्रपति के भाषण स्वप्नों और उम्मीदों को उजागर कर रहा था, जो पिछले 3 महीने से ये चल रही है बात, और अभी तो शुरुआत ही है। आगे आने वाले समय में ये कितने सपने, कितनी उम्मीदें साकार होती हैं, देखा जाएगा। बीएसपी सदर उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर-ए-आला मायावती ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मुल्क के सामने कई बड़े वादों को सदर जमहूरिया के खिताब में के जरिए दोहराया है। मायावती ने कहा कि वादे करना अलग बात है, अमली जामा उसे पहनाना दीगर बात।
जो आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार की ओर से जो अभिभाषण रखा है या सरकार के जो एजेंडे हैं वो जो रखे हैं, ये सारे वही एजेंडे हैं जो इन्होंने अपने चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में रखे थे और चुनावी जनसभाओं में जगह जगह इन सब बातों को उन्होंने कहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी हैं अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, लेकिन अब देखना यह है कि उसको ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में फोन लाइन के जरिए शामिल हो गए। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तहकीकात सिराज नकवी साहब, और लखनऊ से फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन मनोज मिश्रा साहब। आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ दिल्ली से कांग्रेस के तर्जुमान अनीस दुर्रानी साहब भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं। मनोज मिश्रा साहब, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। मनोज मिश्रा साहब, आपको क्या लगता है जो सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का जो खिताब था पार्लियामेंट को, आप उस पर क्या कहेंगे? उसमें तमाम जो बीजेपी ने वादे किए थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसे दोहराया गया है। ये दूसरे लीडरान का कहना, अपोजिशन का कहना, उसे कैसे पूरा किया जाएगा इसके बारे में कुछ बात नहीं कही गई उस अभिभाषण में। जी मनोज मिश्रा साहब। जी हाँ, मनोज मिश्रा साहब से जैसा ही राब्ता होता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी हुकूमत की बात जो सदर जमहूरिया ने रखी है उसमें कुछ बात नहीं कही गई है कि वादे कैसे पूरे किए जाएंगे। हम बात करते हैं अनीस दुर्रानी साहब से, कांग्रेस के तर्जुमान हैं। अनीस दुर्रानी साहब, आप किस तौर पर देखते हैं सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के इस खुतबे को जो उन्होंने पार्लियामेंट में के मुश्तरका इजलास में दिया और हुकूमत का मौक़िफ़ रखने की कोशिश की? अनीस दुर्रानी साहब। जी, जैसा ही राब्ता होता है हम फिर जानने की कोशिश करेंगे इनसे। सिराज नकवी साहब, कैसे देखा जाना चाहिए जो प्रणब मुखर्जी का सदर जमहूरिया का जो खिताब पार्लियामेंट को उन्होंने किया? नहीं, देखिए, जाहिर है इस मरहले पर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है। जो ऐलानात उन्होंने जो वादे किए थे मंशूर में अपने, उन वादों को दोहराया गया है। लेकिन इन वादों को, जैसे भी आपने खुद कहा, सवाल किया कि इन वादों पर किस तरह से अमल होगा, इसकी कोई वजाहत सदर जमहूरिया के खिताब में नहीं है। और कई चीजें ऐसी हैं जिन पर आगे इस मौजू पर आप बहस करेंगे और बात करेंगे कि कुछ चीजें शुकूक पैदा करती हैं और सवाल पैदा करती हैं कि ये चीजें जो हैं इनके पसे पर्दा हुकूमत का इरादा क्या है दरअसल। मसलन मसावत की बात कही जा रही है, तमाम तबकात को साथ लेकर चलने की बात की जा रही है, लेकिन वो उसकी शक्ल क्या होगी ये वाज़ेह नहीं है। तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम इस मुल्क के शहरियों को साथ लेकर चलने का वादा बहुत बज़ाहिर अच्छा लगता है, लेकिन ये भी देखना होगा हमें कि बहुत सी मुल्क की अक़लियतें ऐसी हैं। जी, इस पर हम बात करेंगे सिराज नकवी साहब, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो मुल्क के सामने दरपेश है, जिसको कांग्रेस के जो इलेक्शन में खिलाफ भी गया या यूपीए की हुकूमत के खिलाफ गया, वो था महंगाई का मामला। और बीजेपी ने मुसलसल इलेक्शन कैंपेन में वादा किया कि वो महंगाई को कंट्रोल करें। कैसे महंगाई कंट्रोल होगी, इस पर कुछ बात नहीं हुई। और अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, मसलन तेल डीजल वगैरह की उसमें कीमतों में इजाफे की बात है, दूसरी इसी तरह की। सिराज नकवी साहब इस बीच हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं बीजेपी के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन उत्तर प्रदेश के मनोज मिश्रा साहब। मनोज मिश्रा साहब, आप क्या कहेंगे जो सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का जो अभिभाषण था, जो उनकी स्पीच थी, उनका खिताब था पार्लियामेंट को, उन्होंने पूरी तरह से जो गवर्नमेंट का स्टैंड है उसे रखा है, लेकिन तमाम वादे किए गए हैं कि तमाम मसले हल किए जाएंगे, महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा, ब्लैक मनी को वापस लाया जाएगा, लेकिन कैसे लाया जाएगा इस पर किसको नहीं छुआ गया, इस पर बातचीत नहीं की गई? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि कैसा है, तो ये निश्चित तौर पर मोदी जी ने लगातार अपने राजनीतिक भाषणों में कहा है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में भी यही कहा था और घोषणा पत्र में भी लगभग यही बातें हैं। तो एक तो ये है कि वो इस मामले में एकदम क्लियर है, इसका स्टैंड क्लियर है कि मुझे क्या करना है, पार्टी को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, इसमें उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सरकार को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। ये तो पहला जवाब हुआ। दूसरा जवाब ये है कि कैसे करेंगे। तो आप राष्ट्रपति के अभिभाषण अगर आप पिछले उठा के देख लें अब तक के इतिहास में, तो किसी में मैकेनिज्म नहीं बताया जाता, केवल इस दिशा बताई जाती है कि हम इस दिशा में बात करेंगे। हमने एसआईटी को गठित किया, एसआईटी का मामला कितने दिनों से लंबित था, निर्णय कोर्ट के आदेश के बाद भी कांग्रेस ने गठित नहीं किया था।
भारतीय जनता पार्टी की शपथ के ग्रहण के बाद सबसे पहला निर्णय एसआईटी के गठन का है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम अपने मुद्दों पर जो हमने जनता से वादे किए उनके प्रति कितने गंभीर हैं। एसआईटी एसआईटी की टीम तय करेगी वो काला धन कैसे वापस लाए, कैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर दबाव बनाए, ये एसआईटी को तय करना है। देखिए महंगाई का विषय है, तो जैसे बजट आने वाला है तो आप देख लीजिए वित्त मंत्री जी जिस दिन से चार्ज लिए हैं जेटली जी लगातार विभिन्न ग्रुप से बात कर रहे हैं। जी यानी आपके मुताबिक जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, जो गवर्नमेंट का जो प्लान है उसको सिर्फ रखा है सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने। अब उस भाषण में ऐसे ही रहता है, भाषण में मैकेनिज्म नहीं बताई जाती है। जी मैकेनिज्म, हालांकि अपोजिशन इस पर उठा रहा है सवाल के, अपोजिशन के कई लीडरान का कहना है कि वो कैसे पूरा होगा ये तो देखा जाएगा, इस पर कुछ मान लेते हैं। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ अनीस दुरानी साहब भी फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल है। अनीस दुरानी साहब, आपका क्या ख्याल है सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के जो भाषण है, जो खुतबा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उससे निकल कर आया? देखिए, ये तो जो सदर जमहूरिया का खुतबा है एक रिवायती खुतबा होता है जिसमें जो भी हुक्मरान जमात होती है वो ये अपनी पॉलिसियों का एक खाका तय बताती है कि हम ये करना चाहते हैं, ये कर। जी अनीस दुरानी साहब, महंगाई कैसे कम होगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हुकूमत को तश्कील पाए 15 दिन से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका है। देखिए, कम कैसे होगी इसका जवाब तो हुकूमत को देना है, लेकिन जो जाहिरी चीजें हैं वो ये हैं कि हुकूमत सनतकारों के दबाव में आ चुकी है। आपको मालूम है गुज़िश्ता कुछ रोज में रिलायंस की तरफ से दूसरे सनतकारों की तरफ से कुछ मुतालबात रखे गए हैं पेट्रोल। यही बात हम जान लेते हैं मनोज मिश्रा साहब से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मनोज मिश्रा साहब, सबकी जो नजर लगी हुई है, सबको सबसे ज्यादा जो उम्मीद है वो महंगाई से है कि महंगाई किसी तरह से कम हो। 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं हुकूमत को बने हुए, महंगाई कैसे कम हुकूमत करेगी? कुछ आप आइडिया दे पाएंगे, क्योंकि आवाम को इंतजार है इसका। देखिए, महंगाई कम करने के लिए या किसी भी अव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है प्रबंधन करना, वस्तुओं के प्रबंधन की बात है। मार्केट में जो भी महंगाई जिन्हीं भी कारणों से, उनमें से एक बड़ा कारण होता है कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, बेईमानी, कुशासन। ये सारी चीजें भी जिम्मेदार महंगाई के लिए होती है। केवल मांग और सप्लाई का ही मामला नहीं होता, सिर्फ डिमांड ने सप्लाई का मामला हो, मामला कुप्रबंधन का भी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो फोकस किया है वो कुप्रबंधन को दूर करने का है। ये सारी चीजें चौकस करी जाएंगी तो आप देख लीजिएगा महंगाई का स्तर अभी कुछ ही दिनों में आपको दिखने लगेगा कि कम हो रही है। दूसरी चीज आप देख लीजिएगा, जिस तरह से शेयर मार्केट बढ़ रहा है बुरी तरह से, 25,000 को पार कर गया, बार बार 25,000 को लिमिट क्रॉस कर गई है, तो ये अच्छे प्रबंधन का परिणाम है। अभी दिन कितने हुए? आपने 26 मई को शपथ ली है, आज आप किस तारीख को बात कर रहे हैं? तब 10-12 दिन मुश्किल हुए हैं। तो 10-12 दिन में आप ये कल्पना करें महंगाई खत्म हो जाएगी, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, जो 10 साल में ट्रैक से उतरा हुआ देश उसे मात्र 10 दिन में ट्रैक पे ले आया जाएगा, ये बिल्कुल एक कपोल कल्पना जैसी बात है। और कांग्रेस के मित्रों को भी ये धैर्य रखना चाहिए। डेमोक्रेटिक पैटर्न है कि 3 महीने 6 महीने सरकार को दिया जाता है कि आप वो काम करें, जो काम आप 10 साल में नहीं कर पाए वो काम आप 10 दिन में। जी आपने सही बात कहा कि जो काम हुकूमत, जो यूपीए की गवर्नमेंट थी वो 10 साल में नहीं कर पाए, महंगाई मुसलसल बढ़ती रही, वो यकीनी तौर पर 15 दिन में उसे कैसे कम किया जा सकता है, यही बात हम जान लेते हैं। यही इसी सवाल का जवाब हम अनीस दुरानी साहब से, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। अनीस दुरानी साहब, कैसे महंगाई कम? महंगाई से सबसे ज्यादा आवाम परेशान है, 15 दिन हुकूमत बने हुए हो गए हैं, महंगाई कैसे कम होगी इसके इशारे बहुत वाज़ेह तौर पर तो नहीं मिले हैं। आप कैसे देखते हैं? समझता हूँ कि 15 दिन में कोई जादू की छड़ी ऐसी नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन बात यह है कि इन्होंने, ये मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इनके बस की बात नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये इसको हम के लोगों का डायवर्जन करते रहेंगे। जैसे अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी ने शपथ लेते ही एसआईटी, वो ब्लैक मनी के लिए एसआईटी बना दी। अरे भाई, बीजेपी ने कहा बनाई है एसआईटी? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कहा कि आप बनाइए। कांग्रेस ने कहा कि ये नई सरकार, 1 हफ्ते पहले की बात है, 4 मई की बात है, और कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसके हवाले करते हैं, वो बनाया कमेटी। इसलिए कि हम खुद बनाएंगे तो फिर ये होगा कि अपने लोगों को लगा लिया, अपने लोगों को भर लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो ब्लैक मनी निकालने वाली कमेटी बनी है, ठीक है, ब्लैक मनी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ही एसआईटी बनी है, लेकिन एसआईटी बनी है, हमें कमेटी बना दी। अरे भाई, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट बन जाते। अब तक क्या किया था? आदत महंगाई की बात है, अभी देखिए महंगाई बाकी है, 2 दिन के बाद सामने आ जाएगी, तो आप काम करते इलेक्शन कंपनी बीजेपी का नियत काले धन पर साफ नहीं थी। कोर्ट के निर्देश के बाद आपने कुछ नाम
बताए थे, फिर भी पूरे नाम नहीं देती जनता को। जी, सबसे बड़ा मसला है महंगाई का। यकीनी तौर पर एसआईटी बनी है, हमें पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ बेहतर निकल कर आएगा। हम भी पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं। 15 दिन बहुत बड़ा वक्फा नहीं है, अभी वक्त दिया जाना चाहिए हुकूमत को कि वो महंगाई कंट्रोल कैसे करते हैं। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एसआईटी की तश्कील हुई है, हमें मुस्बत उम्मीद रखनी चाहिए। अनीस दुरानी साहब, हमें उम्मीद जरूर रखनी चाहिए और वक्त भी देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पर यह इल्जाम है कि पिछले 10 साल में कांग्रेस महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तो यकीनी तौर पर बीजेपी की हुकूमत को, एनडीए की हुकूमत को कुछ वक्त जरूर दिया जाना चाहिए। वक्त की कमी है। मनोज मिश्रा साहब और अनीस दुरानी साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए, हालात हाजरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज नकवी साहब, मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे, आपने दोनों की बातें सुनी, क्या लगता है आपको, क्या वाकई कुछ उम्मीद रखनी चाहिए कि महंगाई कम होगी? एसआईटी की तश्कील भी हो गई है। मनोज मिश्रा साहब का कहना है कि सिर्फ सप्लाई और डिमांड की बात नहीं होती है जिससे महंगाई कंट्रोल होती है, उसकी बहुत सारी और भी वजूहात होती हैं। उसी की एक कड़ी है एसआईटी की तश्कील, ब्लैक मनी को वापस लाना और तमाम करप्शन को कंट्रोल। पहली चीज तो ये कि ब्लैक मनी को इतनी जल्दी वापस कोई हुकूमत लाएगी, इसका कोई इम्कान मुझे नजर नहीं आता। दूसरी बात ये, जिन चीजों को हवाला दे रहे थे मनोज जी, मसलन उन्होंने कहा कि साहब शेयर्स के दाम बढ़ गए। शेयर के दाम बढ़ने का महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं कोई माहिर इक़्तिसादियात नहीं हूं, लेकिन जो भी माहिरीन इक़्तिसादियात हैं वो ये बताएंगे कि शेयर के दाम बढ़ना बिल्कुल अलग चीज है, महंगाई कम होना, महंगाई का ताल्लुक आम आदमी से होता है, आम आदमी की जरूरियात की चीजों से होता है। शेयर बिल्कुल अलग चीज है। तो इसलिए इन दोनों चीजों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। महंगाई कम करने के लिए जो इक़दाम होने चाहिए उनमें से कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही है। जी, अभी 15 दिन में नजर नहीं आ रही, लेकिन चूंकि पिछली हुकूमत पर इल्जाम है कि बहुत लंबा वक्फा, तकरीबन 10 साल में मुसलसल महंगाई बढ़ती ही रही रफ्ता रफ्ता और कम नहीं हुई, तो कम से कम इस नई हुकूमत को कुछ 2-4 महीने 6 महीने का वक्त जरूर दिया जाना चाहिए। 15 दिन का वक्त नई हुकूमत के लिए बहुत कम है। उम्मीद मुस्बत रखनी चाहिए कि महंगाई जरूर कम होगी। ब्रेक का वक्त हो गया हालात हाजरा में। सिराज नकवी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के पार्लियामेंट के मुश्तरका खिताब में मुसलमानों की भी बात कही गई, जो हुकूमत का मौकिफ है, मुसलमानों को बराबरी का मौका देने की भी बात कही गई, तरक्की के वादे किए गए। और ये तरक्की होगी कैसी, बराबरी किस तरह से होगी, बराबरी कैसे मिलेंगे, क्योंकि जो वजीर हैं अक़लियती उमूर की, उन्होंने इशारा दिया है कुछ और, उससे मुसलमानों में कुछ नाउमीदी जरूर हुई है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार, साथ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कासिम रसूल इलियास साहब से फौरन हाजिर होते हैं। साल तो तुम मुझसे डोनेशन लेती थी, इस बार क्यों नहीं? वो आपने डांस क्लासेस बंद कर दी ना। अरे रिटायर हो गई तो क्या हुआ, रेगुलर इनकम तो अब भी आती है। मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 की वेबसाइट www.tfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है। नेशनल पेंशन सिस्टम। एक वो सदी थी जब कृष्ण भगवान गाय माता को अपनी माता मानते, और आज इस सदी में बिल फाड़ दो उन सालों के नाम का, खाने के लिए काट दो। बेजुबान जानवरों की हत्या बंद करवा कर रहेंगे। ऐसी सजा दो। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सीनियर साफी और सियासी तजज़ियाकार सिराज नकवी साहब, और इस सेगमेंट में दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कासिम रसूल इलियास साहब। आपका खैर मकदम है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अपने खिताब में मुसलमानों को बराबरी का मौका देने की बात कही है और तरक्की के वादे किए हैं। सदर जमहूरिया की तकरीर पर मुस्लिम दानिश्वरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से खिताब करने पहुंचे सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार का पहला एजेंडा पेश किया। एजेंडे में वो तमाम बातें थीं जो मुल्क की मुकम्मल तरक्की के लिए मुनासिब समझी गईं। खासकर अक़लियती तबके को बराबरी की बुनियाद पर तरक्की देने की बातें कही गईं। That even after several decades of independence,
Sections of minority communities continue to suffer from poverty as benefits of government schemes do not reach them. My government is committed to making all minorities equal partners in India's progress. The government will specially strengthen measures to spread modern and technical education among minority communities, and a national Madrasa modernization program will be initiated. सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की जानिब से पेश किए गए सरकारी एजेंडे पर मुस्लिम तबके ने मिला जुला रद्द अमल दिया। अभी अकलियतों की बात भी नहीं आई थी, एजेंडा तो आज आया है, उससे पहले से ये सब शुरू हो गया कि साहब वो 370 खत्म कर दी जाएगी, उसके बाद पर यकसा सिविल कोड नाफिज होना चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है इन हालात और इन तनाजुर में बहरहाल उन्होंने ये बात कही है, काश ऐसा हो। तय बात है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है कि उसकी मेन पॉलिसी मरकजी हुकूमत तय करती है। जो भी सूबाई हुकूमतें होती हैं उनको भी मरकजी हुकूमत से ही जब बजट मिलता है तो वो बड़े पैमाने पर काम करती हैं। इसलिए अगर मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में कदम बढ़ाती है तो एक अच्छा कदम है, खास तौर पर तालीम के मैदान में, सोशल एक्टिविटीज़ के मैदान में। बस शर्त यह है कि मरकजी हुकूमत के जो भी प्लान होते हैं, स्कीमें होती हैं, वो ग्रास रूट पर, अवामी सतह पर पहुंचने के लिए कुछ नए डेवलपमेंट किए जाए, नए तरीके अपनाए जाए। उम्मन पॉलिसीज अच्छी होती हैं लेकिन बिल्कुल निचली सतह तक वो पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिए उसका बहुत अच्छा फायदा नहीं सामने आता है। ये सच है कि मुल्क में मुसलमानों की मजमूई हालत बेहद खराब है। अगर मोदी सरकार ने अपने वादों के मुताबिक काम किया तो न सिर्फ मुसलमानों की हालत बदलेगी बल्कि मोदी से मुताल्लिक मुसलमानों की राय भी बदल जाएगी। आलमी समय के लिए लखनऊ से हमीदुल्लाह सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार सिराज नकवी साहब, और दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कासिम रसूल इलियास साहब। आपका खैर मकदम है। कासिम रसूल इलियास साहब, सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास रहा, उसमें जो खिताब रहा, कैसे आप उसे देखते हैं? और खास तौर से उस तनाजुर में हम बात करेंगे जो अक़लियतों के मुतालिक उन्होंने बात कही है कि उन्हें बराबरी का मौका मिलेगा, और टेक्निकल एजुकेशन और तमाम तरह के एजुकेशन की बात उन्होंने कही कि वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा। आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सदर जमहूरिया की तकरीर मेरे सामने है इस वक्त में, उसमें एक बात तो ये कही गई है जो यानी वाकया है कि उन्होंने ये बात कही है कि जो माइनॉरिटी से मुतालिक स्कीमें गवर्नमेंट की रही हैं वो निचली सतह तक ही पहुंची है, और इसी वजह से माइनॉरिटीज जो है इस मुल्क में वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। जी जी। लेकिन उसके बाद जो बातें कही गई हैं, तो एक बात तो ये कही है कि हम उन्हें अपना इक्वल पार्टनर बनाएंगे प्रोग्रेस में, लेकिन इक्वल पार्टनर बनाने की शक्लें क्या होगी इसकी कोई तफसील इसके अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये कही है कि हम मॉडर्न और टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, लेकिन एक बात जो मॉडर्न एजुकेशन के ज़ैल में कही गई है वो मॉडर्नाइजेशन मदरसा की है। देखिए, पिछली बार भी जब एनडीए सरकार बनी थी तो उसने मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा पे खासा जोर दिया था, और मॉडर्नाइजेशन मदरसा की जब बात बीजेपी करती है तो उससे बाज़ अंदेशे पैदा होते हैं। जाहिर बात है कि सदर कमेटी की रिपोर्ट भी बताती है कि मुसलमानों की आबादी का सिर्फ 4% जो है वो मदरसे में पढ़ता है। जी जी। 96% जो है वो मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ता है। तो ये जो हमारी हुकूमतों को मदरसों को मॉडर्नाइज करने की जो खास वो लगी हुई है, उसके पेश नज़र मदरसों के अंदर ये इंदेशे पाए जाते हैं कि मॉडर्नाइजेशन से मुराद जो है वो जाहिर बात है कि हुकूमत एड देने के बाद उसमें इंटरफेयर करेगी सिलेबस वगैरह में, और जो दीनी शनाख्त है मदरसों की वो खत्म होगी। जी जी। ये लफ्ज जो है मॉडर्नाइजेशन मदरसा जो है ये खासा अंदेशे पैदा करता है। जी, यानी ये अंदेशा पैदा करता है कि किस तरह का कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो एजुकेशन की बात उन्होंने कही, चूंकि पिछले एनडीए की हुकूमत की बात अपनी की उसका भी हवाला दिया कि शकूक जरूर पैदा होते हैं क्योंकि बाद में गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है, जो सिलेबस है उसमें इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन इस तनाज़ुर में अगर देखें कि अक़लियती उमूर के वजीर जो नजमा हेपतुल्ला हैं,
انہوں نے وزیر بننے کے بعد جس طرح کی بات کہی تھی، جو اشارہ دیا تھا، اس سے مسلمانوں کا بہت حوصلہ نہیں بڑھا تھا. اس تناظر میں ہم اگر دیکھیں، اس کو کمپیئر کریں جو صدر جمہوریہ کا خطاب ہے، تو آپ کیسے دیکھیں گے اسے، اس کا اگر ہم موازنہ کریں تو؟ صدر جمہوریہ نے یہ بات کہی ہے کہ میری حکومت میں، یعنی مطلب موجودہ حکومت میں جتنی مائنورٹیز ہیں سب کو اکول پارٹنر بنایا جائے گا. دیکھیے یہ بات تقریباً طے ہے کہ ہمارے ہاں جتنی مائنورٹیز ہیں اس میں بنیادی طور پہ عیسائی، آپ کے سکھ اور اسی طرح سے جو ہے پارسی، یہ کمپیریٹیولی سب سے بہتر پوزیشن میں ہے. اب جو سب سے زیادہ کمزور مائنورٹی ہے وہ مسلمان ہے. جی جی. تو دیکھیے مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ اسپیسیفکلی جب تک یہ بات نہیں کہتے ہیں کہ جو سب سے کمزور ترین گروپ ہے اس کے لیے کچھ اسپیشل میجر پچھلی گورنمنٹ نے اٹھائے تھے جو نیچے تک نہیں پہنچے. مثال کے طور پر حکومت کے پاس جو چیزیں پینڈنگ ہے، مثال سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ ہے. ظاہر بات ہے کہ رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ میں بہت اسپیسیفک سفارشات کی گئی تھی، یعنی اس میں مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی بات کہی گئی تھی، جس کی مخالفت بی جے پی نے کی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر آپ ریزرویشن نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کے نتیجے سے آپ انہیں ایلیویٹ کریں گے؟ اس کو آپ کو اسپیسیفکلی بتانا چاہیے. صرف جنرلائزیشن کی بات، جنرل باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ اسپیسیفک پروگرام سامنے نہیں آئیں گے. جی، یقینی طور پر ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ آخر حکمت عملی کیا ہوگی حکومت کی، کس طرح سے برابری کا موقع دیا جائے گا. وقت کا انتظار کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ، وقت کی تنگی ہے. فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے قاسم رسول الیاس صاحب آپ کا. جی. سراج نقوی صاحب، قاسم رسول الیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ برابری کا موقع، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور تمام طرح کے جو ایجوکیشن کی بھی بات کہی کہ وہ اقلیتوں کو دیے جائیں گے، تو اس میں مدارس کے ماڈرنائزیشن کی بھی بات آتی ہے. اس میں کہیں نہ کہیں سے خدشات جو مسلمانوں کے ہیں وہ بڑھتے ہیں کہ کہیں حکومت کا انٹرفیرنس نہ بڑھ جائے. یقینی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی حکومت انٹرفیئر کرے گی نصاب میں؟ حکومت انٹرفیئر کرے گی جو مذہبی چیزیں ہیں، جو مذہبی نصاب ہیں، جو اس میں کیا حکومت اس طرح کے اقدامات کر سکتی ہے؟ دیکھیے، تمام شکوک و شبہات اس لیے جائز ہیں کہ حکومت اس سے پہلے جو کچھ باتیں کرتی رہی ہے یا اس پارٹی کے لوگ جو کچھ کہتے رہے ہیں ان کو ہم دھیان سے دیکھیں تو اس میں تمام چیزیں ایسی تھیں جو اقلیتوں کی دل آزاری والی تھیں، خصوصاً مسلمانوں کی دل آزاری والی تھیں. اب مدارس کی بات آپ کر رہے ہیں، مدارس کی جدید کاری بہت اچھا قدم ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سوال نیک نیتی کا ہے. اگر آپ کی نیت خراب ہے تو آپ جدید کاری کو اس کی شریعت سے بھی جوڑ سکتے ہیں. تو شریعت میں جدید کاری جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. شریعت میں آپ کیا جدید کاری کریں گے؟ شریعت آپ نہیں بدل سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر جدید کاری کے نام پر آپ شریعت کو میں کہیں مداخلت کی کوشش کریں، کیونکہ نصاب میں جو پڑھایا جاتا ہے اس میں شریعت کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے، اس میں عربی فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں میں آپ کیا تبدیلی کریں گے؟ نصاب کو کس طرح سے؟ لیکن انتظار تو کرنا ہوگا سراج نقوی صاحب. ہاں نہیں بالکل، حکومت نے جو مثبت اشارے دیے ہیں اس کا نہیں، میں یہی عرض کیا کہ اگر حکومت کا منشا یہ ہے کہ جدید کاری میں وہ مدارس کو اس کی عمارتوں کو اچھا بنائے گی، ان کے اساتذہ کی تنخواہیں اچھی ہوں گی، وہاں تمام جدید نظام جو جیسے کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور دوسری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور تمام طلباء کو وہ سہولتیں ملیں گی جو ہمارے اچھے اسکولوں میں، پبلک اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء کو دی جاتی ہیں، تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. لیکن یہ چیز بہت واضح نہیں ہے کہ حکومت جدید کاری کے نام پر کیا کرنے جا رہی ہے. جی، یقینی طور پر یہ مثبت قدم ہے. مثبت کم سے کم بات ضرور کہی ہے حکومت نے، جو موقف اختیار کیا ہے، اور صدر جمہوریہ کے خطاب میں جو مشترکہ اجلاس تھا پارلیمنٹ کا، اس سے جو خطاب کیا ہے جو صدر جمہوریہ نے، اس میں اقلیتوں سے متعلق بہت بہتر بات کہی گئی ہے کہ برابری کا موقع دیا جائے گا. تمام اقلیتوں کو شانہ بشانہ چلیں گے ملک کی ترقی میں، اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اور تمام طرح کی جو تعلیم ہے اس میں انہیں برابر کے مواقع دیے جائیں گے، اس میں جدید کاری کی جائے گی. اب انتظار ہے کہ کس طرح کی جدید کاری ہوتی ہے، حکومت کی حقیقتاً منشا کیا ہے، نیت کیا ہے، اس کے لیے تو انتظار کرنا ہوگا کیا اقدامات کرتی ہے. بہت بہت شکریہ سراج نقوی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لیے. حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. لاگ آن کریں www.samelive.com. فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے.